प्रिय और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना, भाग वन, भाग टू इत्यादि हैं। इंडियन पॉलिटी में ये हमारी सेकंड क्लास है। सिंपल भाषा, बाई लैंग्वेज और माइंड मैप से हम आपको सभी टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। पी एन ए पालीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का जो दर्शन है उसके बारे में जानकारी हमें संविधान की प्रस्तावना से ही प्राप्त होती है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। आपने देखा होगा, जो हमारी पहली वीडियो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। तो जब आप संविधान को देखते हैं या हम संविधान को पढ़ने का प्रयास करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक कविता टाइप संविधान में, संविधान की एंट्री में जब हम संविधान को ओपन करते हैं तो एक कविता टाइप, एक 85 वर्ड कविता की तरह 85 शब्दों का एक पैराग्राफ है। इसे ही प्रस्तावना बोलते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, ये यहां से शुरू होती। हम एक बार इसको, पूरी प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ते हैं। ये इधर क्योंकि क्लास बाई लैंग्वेज है, हमारी पीडीएफ बाई लैंग्वेज है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इधर इंग्लिश जो पोर्शन है उसको देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, हम प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यदि हम इंग्लिश वर्जन देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, संपूर्ण प्रभु संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, और गणराज्य का मतलब है रिपब्लिक। तो ये अलग अलग वर्ड हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवर्गन, नेक्स्ट है समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और एक है गणराज्य रिपब्लिक। बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को, कलर चेंज किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारी प्रस्तावना में जो न्याय हैं, जस्टिस, वो तीन हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय का मतलब है जस्टिस। जस्टिस कितने हैं? तीन: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्कशिप। प्रतिष्ठा,
और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये 3 वर्ड हैं: अडोप्ट, एनएक्ट एंड गिव दी अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रस्तावना में यहां पर 3 वर्ड हैं। एक है अंगीकृत, अडोप्ट, एक वर्ड है अधिनियमित, एनेक्ट, और एक वर्ड है आत्म अर्पित, गिव टू ओवरसेल्फ। इनका अर्थ देखिए क्या होता है। अंगीकृत मीन्स होता है कि जनता ने इसे स्वयं बनाया है। अडोप्ट का मतलब यानी अंगीकृत का मतलब है कि जनता ने इसे अपने आप बनाया है। अधिनियमित मीन्स है कि जनता ने ही इसे स्वीकार किया है, एनेक्ट का मतलब। और आत्मर्पित का मीन्स है कि जनता ने इसे अपने ऊपर लागू किया है। तो अंगीकृत मीन्स है जनता ने स्वयं इसको बनाया है, जनता ने ही इसे स्वीकार किया है। और आत्म अर्पित का मीन्स है कि जनता ने इसे अपने ऊपर लागू किया है। देखिए जो हमारा मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तो हमारी इस पूरी प्रस्तावना में टोटल 85 वर्ड शामिल थे, जो हमारी प्रस्तावना है जो आप देख रहे हो। लेकिन 96 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 96 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। एक का नाम है समाजवादी, एक का नाम पंथनिरपेक्ष, और एक शब्द है और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए। समाजवादी, एक है सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष सेकुलर, और एक है हमारा एंड इंटीग्रिटी अखंडता शब्द। तो 85 वर्ड थे टोटल, तो 3 वर्ड और जोड़े गए, 86 87 88। तो अब टोटल यदि हम भारत की प्रस्तावना की बात करें, संविधान की प्रस्तावना की बात करें, तो 85 में यदि आप 3 वर्ड और ऐड करोगे तो लगभग 88। इस समय संविधान की प्रस्तावना में कुल 88 शब्द हैं जो आपके सामने हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल। संविधान की आत्मा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 1960 में, बेरूबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना। तो उसमें आएगा 1960 का बेरूबारी केस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है।
1960 का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, जो 1973 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक केस था 1969 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन जो 1973 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता, संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। नेक्स्ट, अब तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। हमने अभी आपको ऊपर बताया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये एक माइंड मैप है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर। जैसा हमने बताया था कि हमारी जो क्लास है वो माइंड मैप पर बनी हुई है, जिससे टॉपिक समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था या किया गया, वैसे ही पॉइंट ऊपर भी आ गया था, 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू और इसे अंगीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव का बात हो रही है, कभी आप संविधान का समझो कि संविधान अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है जो प्रेम्बल है, उसको समझने के लिए हमने प्रस्तावना को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। अच्छा, जो बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में मेंस का भी एक लेवल होता है, तो ये ध्यान रखना, प्रेम्बल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना का दर्शन क्या है, डिस्कस करें। डिस्कस दी फिलोसफी ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। और नेक्स्ट है कि जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। ये प्रस्तावना को समझने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत, यानी कि संविधान को शक्ति कहां से मिली है, काम करने की पावर कहां से मिली है। तो आप अगर प्रस्तावना की पहली लाइन देखेंगे तो वहां पर है, हम भारत के लोग। तो संविधान की शक्ति का स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। संविधान की प्रस्तावना का नेचर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सौरगन, सोशलिस्ट समाजवादी, पंथनिरपेक्ष सेकुलर, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और एक है रिपब्लिक गणराज्य। ये इसकी नेचर है। उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के, प्रस्तावना क्या प्राप्त करना चाहती है। प्रस्तावना प्राप्त करना चाहती है, प्रस्तावना से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, न्याय, जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं, हम लिबर्टी प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशो इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल। लिबर्टी स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विचार, ये 5 हैं। इक्वलिटी, समानता की बात हो रही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो जो प्रेम्बल है प्रस्तावना, इसको समझने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संविधान की शक्ति, इसकी नेचर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर की, प्रस्तावना की नेचर क्या है,
संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। जस्टिस का मतलब न्याय है। लिबर्टी यानी कि प्रस्तावना से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता। समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हम इन सब पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे एक या दो पेज के बाद इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा लेकिन यहाँ पर इनका पूरा मीन्स नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैं आगे इनको एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेन तो करूंगा मैं अपने शब्दों में, लेकिन उनका अर्थ हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगा, जिससे समझने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उद्देशिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, अभी ऊपर वैसे बात की थी लेकिन ये माइंड मैप है। संविधान का भाग। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना, हो सकता है कि वो पॉइंट आगे भी आ जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी को छोड़कर जितने भी पॉलिटिकल विशेषज्ञ थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट सहित, सब ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा है। और भीमराव अंबेडकर जी से अलग और जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन सब ने प्रस्तावना को, सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड है उसमें, प्रस्तावना की, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला है। तो एक्सेप्टेड स्वीकार किया है, अस्वीकार, जैसे बताया था, बेरूबारी जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। और भाग किसमें माना है? एक है बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, और एक है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, 1973, 1973 में। और एक केस है आपका ये तो केशवानंद है। एक है गोलकनाथ बनाम केरला राज्य, 1969, उसमें भी संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तीन सब शामिल किए गए, सोशलिस्ट, समाजवादी, एक वर्ड है पथनिरपेक्ष, और एक है अखंडता। देखिए कितना अच्छा माइंड मैप है, पढ़ते हुए भी बड़ा मन सा लगता है। अब जो प्रस्तावना की नेचर है, उसमें जो शब्द हैं हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता, संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसका मीन्स, इसका मतलब है कि भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या भारत के ऊपर किसी देश का अभी कंट्रोल है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी किसी भी डिसीजन लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है। तो ये मीन्स है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, कि भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को निपटाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि भारत में जो भी संसाधन हैं, उस पर अमीर और गरीब दोनों का बराबर अधिकार है। भारत में जो भी संसाधन हैं, उस पर अमीर और गरीब दोनों का समान अधिकार है। इसलिए उन संसाधनों के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सरकार, उसने कंट्रोल किया हुआ है। और सरकार का एक उद्देश्य, गोल होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के भारत की सभी जनता को एक समान समझती है। तो देश के विकास के लिए ये इसी का पार्ट है। एक तो यह है कि भारत में जो भी संसाधन है, उस पर अमीर और गरीब दोनों का बराबर अधिकार है। और इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है, जिसमें देश के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपना योगदान देता है। तो समाजवादी एक कॉन्सेप्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया, और इसे हम दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक पार्ट ये है कि भारत में जो भी संसाधन है, उस पर अमीर और गरीब दोनों का बराबर अधिकार है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है,
जिसमें देश के विकास के लिए सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना योगदान देता है। तो ये मीन्स है समाजवादी का सोशलिस्ट। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। इसका मतलब है कि देश या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत में जितने भी धर्म हैं सरकार सबका इक्वल रूप से, समान रूप से आदर करेगी, सम्मान करेगी। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत में जितने भी धर्म हैं सरकार उन सबका समान रूप से आदर करेगी, सम्मान करेगी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का, लोकतंत्र जो शब्द है, डेमोक्रेसी, यदि उसको तोड़ा जाए, लोक प्लस तंत्र। लोक होता है पब्लिक, तंत्र होता है सिस्टम। इसका मतलब है, लोक का मतलब लोगों का सिस्टम, लोगों का शासन, नागरिकों का शासन। जहां पर भी 4 या 5 साल के बाद चुनाव होते हैं वहां पर डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। चुनाव इसलिए होते हैं कि चुनाव के बाद जनता ही अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति का चुनाव करती है, और वो व्यक्ति एमएलए या अगर बात करें एमपी के तौर पर उस पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उस पूरी जनता को रिप्रेजेंट करता है। इब्राहिम लिंकन का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के ऊपर किए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब है पब्लिक का शासन, लोगों का शासन। और लोगों का शासन कब होगा? जब जनता अपने बीच में से ही किसी एक का चुनाव करेगी। तो ध्यान रखना, जहां पर भी चुनाव होते हैं, जिस देश में भी चुनाव होते हैं, वहां पर डेमोक्रेसी होती है, वहां पर लोकतंत्र होता है। और इब्राहिम लिंकन का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता के द्वारा, जनता के ऊपर, जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, रिपब्लिक। भारत के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत का मतलब होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब है कि एक ही परिवार से नहीं होते हैं। भारत में जो राष्ट्र अध्यक्ष है, नेशन ऑफ हेड या हेड ऑफ नेशन, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। इसे ही गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख यानी हेड ऑफ नेशन होते हैं राष्ट्रपति, चुनाव के माध्यम से सत्ता में आते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं यानी राष्ट्र के प्रमुख, इनका अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट का, कि भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। हम लोग यानी कि आम जनता भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत का मतलब है कि एक ही परिवार का कोई सदस्य बार बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा, और प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, भले ही पहला राष्ट्रपति दोबारा से चुनकर आ जाए। यहाँ पर हम आपका ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर करेंगे अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की। हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। देखो, भारत और ब्रिटेन दोनों में डेमोक्रेसी है, दोनों में लोकतंत्र है। भारत में भी चुनाव होते हैं और ब्रिटेन में भी चुनाव होते हैं, लेकिन भारत रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। कैसे? ब्रिटेन में या ब्रिटेन का जो राजा है, वहां पर राष्ट्रपति को राजा बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं।
ब्रिटेन का जो सम्राट है उसका कोई चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है, मोनार्की सिस्टम से आता है, यानी कि एक ही परिवार का कोई सदस्य वहां पर सम्राट बनता है। तो वहां सम्राट के लिए या ब्रिटेन के राष्ट्रपति के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ब्रिटेन का जो राजा है वो एक ही परिवार का होगा। जब अगर आज कोई वहां पर सम्राट है या राजा है, तो जब उसके मरने के बाद उसी परिवार का कोई सदस्य, पुरुष या महिला, अगला राजा बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। और गणराज्य का मतलब क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ जो नेशन है, उनका इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। और ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का जो राजा है, यानी ब्रिटेन का जो राजा है उसे राष्ट्रपति बोलते हैं वहां पर, यार वो राष्ट्रपति के इक्वल है। तो ब्रिटेन का जो सम्राट है, किंग, वो वंशानुगत होता है, एक ही परिवार से कोई ना कोई वहां पर सम्राट बनता रहता है। तो वहां पर ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की सिस्टम, वंशानुगत। भारत में वंशानुगत नहीं है। तो इसलिए अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझना। भारत और ब्रिटेन दोनों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों देशों में चुनाव होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट, भारत में रिपब्लिक है, गणराज्य है, ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है। यह भी स्टेटमेंट ठीक है। भारत में गणराज्य क्यों है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। अब मैं ब्रिटेन के संदर्भ में बोलूंगा। ब्रिटेन एक लोकतंत्र, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि गणराज्य के लिए वहां का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होना जरूरी है। लेकिन ब्रिटेन में तो एक ही परिवार का कोई सदस्य राजा बनता है, तो वहां चुनाव नहीं होता है। वहां वंश परंपरा चल रही है, एक ही वंश का कोई सदस्य सम्राट बनेगा। इसलिए वहां पर क्या है, मोनार्की सिस्टम, वंशानुगत है। अगर मैं कहूं भारत में डेमोक्रेसी है प्लस भारत में राष्ट्रपति मोनार्की सिस्टम से आता है, गलत। भारत में राष्ट्रपति एक ही परिवार से नहीं होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं, तो यदि भारत में वंशानुगत होता तो रामनाथ कोविंद का तो कभी नंबर आता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ही आज कोई ना कोई वंश का सदस्य राष्ट्रपति होता। राजेंद्र प्रसाद का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा या बेटी या बेटा या बेटी, बस दामाद नहीं। तो आज भी जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर भारत में वंशानुगत होता, मोनार्की सिस्टम होता, तो आज भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही कोई वंशज भारत का राष्ट्रपति होता। लेकिन भारत में वंशानुगत सिस्टम नहीं है, मोनार्की नहीं है। ये काम ब्रिटेन में चल रहा है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों में डेमोक्रेसी है, दोनों में लोकतंत्र है, दोनों में चुनाव होते हैं, लेकिन भारत रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी जो इंग्लिश पोर्शन दिया हुआ है वो भी उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के बाद आपकी जो समझ है और ज्यादा विकसित होगी। और इसका बेनिफिट आपको जो भी प्रीलिम्स होगा या जो भी आपका एग्जाम होगा वहां पर आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां पर संविधान की कुछ ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज किसी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगी, आप उसे हिंदी में नहीं समझ पाओगे। लेकिन उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज में होता है। तो यदि आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो आपको वो हिंदी वाला पोर्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट, टॉपिक है हमारा भाग फर्स्ट। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ तथा इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो जो भाग वन है इसका टाइटल है भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें टोटल जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, वो है 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट,
भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड ए यूनियन ऑफ स्टेट। Currently, there are 28 state and 8 union territories of India. आर्टिकल नंबर 1 क्या आता है? चलो जाने दो। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल जो नंबर 1 है, इसमें संघ का क्या नाम है? क्योंकि ऊपर बताया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो संघ का नाम दिया गया है और संघ का नाम क्या है? संघ का नाम है भारत और इंडिया। दोनों शब्द दिए हैं, भारत और इंडिया, तथा राज्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं 28 और यूनियन टेरिटरी 8। तो राज्यों की संख्या घटाने का या बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत की पार्लियामेंट को दिया गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद को। तो ये दो, जो अभी 28 स्टेट हैं, उन्हें अधिक संख्या बढ़ा सकती है भारत की संसद, यानी 28 राज्यों में से भी और राज्य बना सकती है, और ये पावर है भारत की संसद के पास। नेक्स्ट, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को दी गई है। तो ध्यान रखना, जो राज्य हैं, जैसे बताया है कि उनका निर्माण, उनकी कितनी बाउंड्री होगी, और यदि जो उनका नाम है उसमें भी कोई चेंज किया जाएगा तो ये पावर भी है भारत की संसद के पास। नोट है, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में संविधान के संशोधन की जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में दी गई है। तो यदि हम आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करते हैं, संसद इनका प्रयोग करती है, तो वो 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रियाओं से संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। भारत के आधार पर राज्यों के गठन के लिए, भाषा के आधार पर, ये यहाँ भारत नहीं है, भाषा है, भाषा, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषाओं के लिए पोटी श्रीरामल्लू, हम आपको वैसे बताते हैं। देश की आजादी के बाद भारत में जो साउथ का हिस्सा है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश का एक सांसद थे जिनका नाम था श्री राम लल्लू। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पुनर्गठित करने के लिए, पुनर्गठित का मतलब है कि इन्होंने ये एक मांग रखी कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए, कि जहां तक तेलुगु भाषा बोली जाती है वहां पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। तो इसे बेस मानकर इन्होंने 56 दिन का एक आमरण अनशन किया, मतलब हंगर स्ट्राइक की, और लगभग 56 डेज के बाद, 56 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई, श्री राम लल्लू की। ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा या लैंग्वेज के आधार पर हो, इसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और इसी उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो वो, इनकी मृत्यु के बाद साउथ में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन तैयार हो गया। ये देश की आजादी के बाद बता रहे हैं, जब संविधान लागू हो गया। तो भारत सरकार ने आनन फानन में अक्टूबर 1953 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया तेलुगु भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश।
जो तेलुगु भाषा के आधार पर अक्टूबर 1956 को, सॉरी, अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा, अक्टूबर 1953 को। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तेलुगु भाषा के आधार पर, तो साउथ के जो अलग राज्य थे, जैसे उस समय आज जो महाराष्ट्र राज्य है, उस समय उसका नाम था मुंबई। तो वहां पर गुजरात में गुजराती, अ, आपका तमिलनाडु में तेलुगु या मलयामी, उधर उड़ीसा में उड़िया। तो इस तरह से सभी राज्यों में ये डिमांड उठने लगी, आंदोलन चलने लगा कि हमारा भी गठन भाषा के आधार पर गठित होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष थे रिटायर्ड न्यायाधीश फजल अली, और दो अन्य ने मेंबर थे। एक का नाम था पाणिक्कर और एक का नाम था कंजारू। तो 3 मेंबर का एक आयोग बनाया गया और उसको ये काम दिया गया कि आप ये बताएं कि क्या भारत में हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, जो ये एक छोटी सी कहानी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। आंध्र प्रदेश इन द फर्स्ट स्टेज टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक बेस। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। यानी एक कानून बनाया सरकार ने, संसद ने, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी शामिल की गई। ये 1956 के बारे में बता रहे हैं, 6 के समय की बता रहे हैं। नेक्स्ट, नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पुडुचेरी, यनम, चंद्रनगर और कारिकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पुडुचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 28 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में मिला लिया गया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, वैसे तो वो हिस्ट्री का पॉइंट है, और उसमें एक टॉपिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और सबसे बाद आए फ्रांसीसी। तो आप यहाँ पर एक सीक्वेंस देखें, जो फ्रांसीसी है जो सबसे बाद में आए थे, वो भारत से सबसे पहले गए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत से सबसे पहली जाने वाली कंपनी कौन सी है, वो है फ्रांसीसी। और भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों की फैक्ट्री लगी, और पुर्तगाली भारत में सबसे बाद में गए। अंग्रेज भारत से 15 अगस्त 1947 को चले गए, लेकिन पुर्तगाली भारत में या भारत से 1961 में गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद, लागू होने के लगभग 11 साल के बाद 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर कंट्रोल पुर्तगालियों का ही था। तो भारत सरकार ने 1961 में पुलिस कार्यवाही या सैनिक आर्मी की कार्यवाही के द्वारा गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से आजाद कराया। यानी कि आजादी के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 11 साल बाद भी ये 3, गोवा, दमन और दीव, ये जो भारत का हिस्से हैं, ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहे थे। यानी इन पर कंट्रोल पुर्तगालियों का ही था, लेकिन ये आजाद किए गए 1961 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। संसद ने जो कानून पास किया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसमें क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल का भी गठन किया गया। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इन रीजनल काउंसिल के जो हेड हैं वो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। देर आर 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया। द यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
जोनल काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन द यूनियन ऑफ इंडिया बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जो क्षेत्रीय परिषद हैं, इनका गठन हुआ है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। इसलिए क्षेत्रीय परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। जिन संस्थाओं का गठन संसद अपने अधिनियम के द्वारा करती है, उन्हें बोला जाता है सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी। जिन संस्थाओं का गठन संसद अपने कानून के द्वारा करती है, उन संस्थाओं को कहा जाता है कि ये संविधान में ऐड नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या इन्हें कहा जाता है सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? सांविधिक संस्था है, कानूनी संस्था है। क्षेत्रीय जो काउंसिल हैं, इनके हेडक्वार्टर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। अच्छा, अगर हम भारत को चार दिशाओं के हिसाब से डिवाइड कर दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मिडिल, तो जो उत्तरी है, जो उत्तर भाग है, नॉर्थ पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है। भारत का जो पूर्व है, उधर कलकत्ता है। भारत का जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, पश्चिमी भाग, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है। और जो दक्षिण पार्ट है, साउथर्न, इसका चेन्नई है। तो ये चार बड़े महानगर हो गए हैं, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई। अच्छा, ये जो चार महानगर हैं, इन्हें आपस में सड़क के द्वारा छह लाइन के एक्सप्रेसवे से जुड़ा गया है। और वो एक योजना है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, भारत के चार बड़े महानगरों को आपस में सड़क के द्वारा कनेक्ट किया गया है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली। तो यदि आप इन चारों हिस्सों को मिला दो तो एक जो एंगल बनता है वो चतुर्भुज होता है, इसलिए उसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज है। और एक क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल जोनल काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। तो पांच तो ये जोनल काउंसिल हैं, ये 1956 में बनाई गई थी। और इनके हेड कौन होते हैं? उनके हेड होते हैं गृह मंत्री। वैसे क्वेश्चन अभी बताते हैं। नोट, पूर्वोत्तर राज्य जो सेवन सिस्टर हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया जाता है। एक नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल है, नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल, यानी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, इनके लिए एक अलग काउंसिल बनाई गई है, और ये बनाई गई थी 1971 में। तो यदि हम टोटल बात करें तो पांच ऊपर, और ये छठी है 1971 में, जो पांच छह राज्यों के लिए एक ही वो बनाई गई है। तो ये जो नोट वाला पॉइंट है, ये यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें पूछा गया, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के गृह मंत्री होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो जोनल काउंसिलें बनाई क्यों गई हैं भाई? जोनल काउंसिल इसलिए बनाई गई हैं कि एक जोनल काउंसिल में 7 या 8 स्टेट शामिल किए गए हैं। तो वो जो 7-8 स्टेट हैं, उन सभी 7-8 राज्यों की जो आपस में समस्याएं हैं, कोई बाउंड्री से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, सीमा से रिलेटेड कोई इशू है, तो इन राज्यों की समस्याओं का समाधान करना है क्षेत्रीय परिषद में। या सभी राज्यों के बीच जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन, वो प्राप्त करने का मेन उद्देश्य है जोनल काउंसिल का। राज्यों के बीच जो विवाद हैं, उनको समाधान करना है, उनको सोल्व करना है क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। भारत के राज्य, आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। पहला राज्य है भारत का, अक्टूबर 1953 में। गुजरात, महाराष्ट्र,
पहले गुजरात महाराष्ट्र का ही हिस्सा था और महाराष्ट्र को बोला जाता था मुंबई प्रांत। तो पहले महाराष्ट्र बना और महाराष्ट्र से फिर गुजरात अलग हुआ 1960 में। अच्छा, ये जो गुजरात है, क्योंकि 14 राज्य पहले ही बन चुके थे, तो जो गुजरात है 15वां राज्य है। नेक्स्ट है नागालैंड। तो डेट है, डेट देख सकते हो आप। तो यदि बात करें, हम नीचे से लेते हैं, तेलंगाना जो राज्य है, ये आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को बना है, भारत का 28वां राज्य है। फिर झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये एक साथ एक ही महीने में बनाए गए हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपका 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ तो बना है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना है उत्तर प्रदेश से और झारखंड बना है बिहार से। 1, 9, 15। और गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य था, जो 30 मई 1987 को बना। तो गोवा 25 था, छत्तीसगढ़ 26, उत्तराखंड 27 और झारखंड 28। वैसे तेलंगाना का 29वां नंबर बैठता था, लेकिन 2019 में जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य है, उसका राज्य का स्टेटस समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर के स्थान पर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो राज्यों की संख्या एक कम हो गई। तो इसलिए तेलंगाना का इस समय नंबर बैठता है 28, 28। तो नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 1 नवंबर 1966, पंजाब वगैरह से अलग होकर बनाया गया हरियाणा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जनवरी 1972 को बनाए गए। इनकी डेट थोड़ी सी अलग अलग है। सबसे पहले मणिपुर, फिर मेघालय, त्रिपुरा। तो यदि हम गुजरात की बात करें तो ये 15वां राज्य, नागालैंड 16वां, हरियाणा 17वां, हिमाचल प्रदेश 18, मणिपुर 19, मेघालय 20 और त्रिपुरा 21वां राज्य था। 22वां राज्य सिक्किम, ये बना 1972 में, 22वां। 23वां, 24वां, 23वां राज्य है मिजोरम और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैंने बताया था कि गोवा है 25वां राज्य। तो ये 1972 और ये 1987। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये लिस्ट भी अच्छे से देखनी है, याद करनी है कि भारत का कौन सा राज्य कब बना है। ये इंडिया का मैप है, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर पंजाब राज्य है, यहाँ पर चंडीगढ़ है। वैसा पॉइंट उठा लेते हैं। कलर चेंज करो, कलर ले लेते हैं डार्क। पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर है चंडीगढ़। तो ये जो चंडीगढ़ है, ये एक साथ तीन कैपिटल हैं, तीन राजधानी हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। ठीक, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी भी कैपिटल चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में एक साथ तीन कैपिटल हैं। ये उत्तराखंड है। अच्छा, नॉर्मल जीके के लिए या जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगभग भारत के जितने राज्य हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको सबकी कैपिटल याद होनी चाहिए। ये राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अच्छा, सबसे अधिक जो
कैपिटल का क्वेश्चन है वो इधर से पूछा जाता है, क्योंकि इधर बहुत कंफ्यूजन रहता है। अरे बड़ा चौड़ा हो गया। तो ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनकी कैपिटल ध्यान से देखकर, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर दमन दीव और दादर व नागर हवेली। अच्छा, 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब इसका नाम है दमन दीव दादर व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी कैपिटल दमन है। कैपिटल क्या बनी है इस यूनियन टेरिटरी की? दमन। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये कर्नाटक, ये गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, और क्षेत्रफल में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा राज्य है हमारा ये आपका राजस्थान। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार। मुझे आप शाबाशी दे सकते हो कि सर ने क्या डायग्राम बना है। वैसे तो इससे लिखा नहीं जाता, हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा बना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका गोवा। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। अच्छा देखिए, एक यूनियन टेरिटरी है हमारी पुडुचेरी, इसके बारे में बताते हैं। वैसे तो जो मेन पुडुचेरी है ये वो है जो हमने आपको भी ये हाईलाइट की है, लेकिन भारत में पुडुचेरी पुडुचेरी पहले पांडिचेरी नाम था, पुडुचेरी हो गया है। 4 स्थानों पर है। मेन पुडुचेरी ये है, एक इसके नीचे है कराकल, ये दोनों भाई तमिलनाडु में है। मेन पुडुचेरी ये है, उसके बाद कराकल, तो ये दोनों तमिलनाडु में है। केरला में एक स्थान है माहे, ये भी पुडुचेरी का ही भाग है। और एक है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है यनम, यनम, ये भी पुडुचेरी का भाग है। तो पुडुचेरी 4 स्थानों पर है। मेन पुडुचेरी और कराकल ये दोनों तमिलनाडु में हैं। एक है माहे, ये केरल में है। और एक पुडुचेरी का भाग है यनम, जो आंध्र प्रदेश में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इधर लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवराती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवराती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको कैपिटल याद करनी है। साइज छोटा करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी, अच्छा ये राज्य हैं इधर सब, और ये इधर सबके नाम दिए गए हैं, हो ही गया है। आपको राज्यों के नाम और वो कैपिटल याद होने चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप। संविधान का जो भाग सेकंड है उसका टाइटल है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत के संविधान में भाग जो सेकंड है उसका टाइटल सिटीजनशिप है, और उसमें जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है। भारत में एकल सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है। ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है। ब्रिटेन, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में एक तो नागरिकता होती है पूरे देश की, और वहां पर जो राज्य हैं उन राज्यों की अपनी एक अलग नागरिकता है, इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। लेकिन भारत और आपका ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में किसी राज्य की नागरिकता नहीं है, राज्य का सिर्फ डोमिसाइल होता है, और डोमिसाइल से ये पता चलता है कि हम किस राज्य के निवासी हैं। लेकिन सिटीजनशिप क्या है हमारी? इंडियंस, भारतीयता। और ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे हमने बताया था कि भारत के संविधान में
अलग अलग देशों के संविधान से कोई ना कोई प्रोविजन जरूर लिया, कुछ ना कुछ प्रोविजन लिया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ही ली है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी हमने वहीं से लिया है। कैबिनेट सिस्टम भी वहीं से ली है, संसदीय प्रणाली भी वहीं से ली है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि भारत में नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून भारत की भाई पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत का नागरिक बनने के लिए या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की वो है प्रोसीजर, वो 5 प्रकार से है, या 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है जन्म से, एक है वंश परंपरा से, एक है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा, एक है देशीकरण के द्वारा, और एक है क्षेत्र अधिग्रहण से। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड एरिया एक्वेशन। किसी देश पर यदि कब्जा कर लिया जाए, वहां के जो नागरिक हैं वो भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे। नागरिकता, ये माइंड मैप है, संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक सिटीजन, एक विदेशी फॉरेनर। अच्छा, यहाँ पर भी फॉरेनर कैसे हैं? एक तो है मित्र, एक है शत्रु। शत्रु मतलब पाकिस्तान और चाइना, मित्र सभी हैं। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का आधार। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है भूमि अर्जन से। नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है? लॉसिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का अंत। अपने आप नागरिकता यदि हम छोड़ दें, सरकार हमारी नागरिकता छीन ले, या हम अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 स्टेप हैं, या 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भारतीय नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है? एक तो हम अपने आप नागरिकता छोड़ दें अपनी, दूसरा भारत सरकार हमारी नागरिकता छीन ले, या अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक कानून है CAA, इस पर भारत में काफी दिनों तक, लॉकडाउन से पहले 2020 में बड़ा बवाल मचा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट, दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये भारत में लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। क्या था ये कानून ये था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी, यानी कि इन तीनों देशों में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर और जो भी कम्युनिटी हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर ये जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये इन देशों में अल्पसंख्यक हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत कम है। तो इस CAA के अंतर्गत
इन सभी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये सीएए 2019 जो है ये कानून है। इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये कानून भारतीय जो मुस्लिम है उसकी नागरिकता छीनता है या उसकी नागरिकता समाप्त करता है। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है। किसी की नागरिकता खत्म करने वाला कानून नहीं है। नागरिकता क्या है? ये नागरिकता देने वाला कानून है। और किन देशों के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन है? ये लोग हैं। क्योंकि कभी ना कभी भाई पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग हुआ और पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश था। तो भाई कभी ना कभी ये जो तीनों देश हैं ये कभी ना कभी भारत के ही भाग थे। आज भले ही अलग हो गए हों, लेकिन एक टाइम पर ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के थे। तो इसलिए वहां की ये जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इन देशों में इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, इसलिए भारत सरकार ने ये प्रयास किया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, इसमें यह भी मेंशन था कि उसे ही नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत में रह रहा है। और यदि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए वो आवेदन कर सकता है और सीएए कानून के अंतर्गत उसे भारत का नागरिक या भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अनुच्छेद है आर्टिकल अनुच्छेद 5। इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो पाकिस्तान से भारत गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 7। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पहला था 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, 7 में है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। हमने अभी ऊपर बताया था कि भारत की या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। और नेक्स्ट है आर्टिकल 11 इंपोर्टेंट है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार होगा। नागरिकता से रिलेटेड भारत में जो भी कोई कानून बनेगा ये कानून भारत की पार्लियामेंट, संसद बनाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम या तो ये हो सकता है कि हम इसके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A, इसके लिए एक अलग ही क्लास करें। और उसके बाद जो हमारा पोर्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसके लिए हम एक पूरी की पूरी क्लास कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि मौलिक अधिकारों को इसी में शामिल कर लिया जाए, तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी देखता हूँ, चलो आप भी देख सकते हो। वैसे तो हमने ये पहली वीडियो में भी दिखाया था, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, क्योंकि इन्हें समझाने में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अगर मौलिक अधिकार करेंगे तो समझ में वो जब भी आएंगे जब नीति निर्देशक तत्व भी एक साथ किए जाएं। अंतर भी है, वो भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। नहीं ठीक है, हम यही करते हैं कि जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, भाग 4A, इसके लिए एक पूरी एक वीडियो अलग बनाएंगे। क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में शामिल करें तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।
तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यदि किसी स्टूडेंट को जो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमारा जो थंबनेल है एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।